देखिए, कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने लगभग देश में 60 से 65 वर्ष राज किया और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर कांग्रेस सच्ची होती या महिलाओं के लिए उसके मन में कोई भी भावना होती बराबरी की, तो शायद ये महिलाओं के लिए बहुत पहले बिल आ चुका होता और पास हो चुका होता। और जो ये दिखाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं एआई से जनरेटेड चीज है। मैं आपको बता दूं कि मैं मनोज तिवारी जी को तो पर्सनली जानता हूं, क्योंकि जब मैं दिल्ली में पहला टर्म मेरा चल रहा था अध्यक्ष का, मंडल अध्यक्ष का, तो उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था और उस क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरा लगातार उनके साथ, उस समय वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, हमारा बैठना होता था साथ में, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, कई बार हम लोगों ने साथ बैठ करके किया और वो प्योर वेजिटेरियन है। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश सर, बहुत बहुत स्वागत है केसीएन न्यूज चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, परपड़गंज की बात कर लेते हैं। परपड़गंज के मौजूदा जो विधायक है सर नेगी जी के कुछ विकास कार्य हैं सर क्षेत्र के अंदर। देखिए, नेगी जी के विकास कार्य हैं क्या, मैं सांसद जी के भी आपको बता देता हूँ। सबसे प्रथम तो हमारे माननीय सांसद जी और जो केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन श्री हर्ष मल्होत्रा जी का जन्मदिन है। जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जब से वो बने हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा है कि शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां वो ना जाते हो। छोटे से छोटे स्थान पर, छोटे से छोटी जगह पर वो जाकर के देखते हैं कि क्या कमी है और उस कमी को पूरा कराने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कार्य हुए हैं। अभी जल बोर्ड की बड़ी लाइन है जहां पूरा खुदाई हुई और वहां पे जो है पूरी लीकेज निकली और परपड़गंज वासियों को जो है वहां पे साफ पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, सब पानी ठीक नहीं आ रहा था। तो विधायक जी ने और सांसद जी ने दोनों ने पूरा प्रयास किया और वो पूरी लाइन खुदाई करवाई गई और वहां पे निकला फॉल्ट। वहां पे जो पाइप डला हुआ था वो पूरा लीकेज था। अब वहां पे पूरा पाइप चेंज किया जा रहा है। कुछ दिनों में पानी की बहुत अच्छी सप्लाई यहाँ शुरू हो जाएगी। जहां जहां सड़कें खराब है वहां सड़कें ठीक की जाएंगी। अभी देखिए, चंदर विहार हो गया, उत्तरी स्कूल ब्लॉक हो गया, इन इलाकों के अंदर आईजीएल की पूरी लाइन डल गई, कनेक्शन डल गए आईजीएल के। उसके बाद अब सड़कों का निर्माण भी शुरू किया जा रहा है। तो ऐसे विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं। विधायक और सांसद दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। यहाँ की पार्षद, जो लोकल पार्षद हैं, वो भी काम कर रही हैं। अभी सांसद जी आए थे, मंडावली हेडगेवार पार्क है जिसका सौंदर्यकरण का कार्य पहले हमारे माननीय सांसद गौतम गंभीर जी ने कराया था, इसको सुंदर कराया था। अभी हमारे सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने भी फंड दिया है और एक स्कूल के किनारे पे तिकोना छोटा पार्क है, उसके लिए भी फंड आया है, तो वो भी बहुत अच्छा डेवलप किया जाएगा। अभी वहां पे लोगों के लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं की जाएंगी। तो निरंतर हमारे सरकार, दिल्ली सरकार और हमारे सांसद और हमारे विधायक जो है काम कर रहे हैं कि जो केजरीवाल ने इस इलाके को बदहाल कर रखा था, जो दिल्ली को बदहाल कर रखा था, उसको कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए। तो ये सरकार निरंतर पूरी सीरियस होकर के काम कर रही है और ये बदलाव आपको 1-2 साल के अंदर बहुत अच्छे बदलाव आपको दिखाई देंगे। दिल्ली के अंदर जहां जाम की समस्या, उसके लिए एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। और आपने अभी देखा कि अभी जो है आयुष्मान योजना भी लागू कर दी गई है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना भी लागू की है, बच्चियों के लिए योजना लागू की है, सुकन्या योजना लागू की है। अभी महिलाओं के लिए भी चल रहा है कि महिलाओं को जो 2500 रुपए की राशि देने की बात हुई थी, वो भी बहुत जल्दी ये दिल्ली सरकार अनाउंस करेगी। अटल कैंटीन चालू कर दी है जिसमें सिर्फ 5 रुपए में भोजन मिलता है, बढ़िया भोजन खाने को मिलता है। जगह जगह शुरू की जा रही है अटल कैंटीन। अभी अस्पतालों के, प्रत्येक अस्पताल के आगे भी अटल कैंटीन शुरू की जाएंगी। तो हर वर्ग को ध्यान में रख करके दिल्ली सरकार काम कर रही है, हमारी मुख्यमंत्री काम कर रही है। तो बहुत जल्दी आपको अच्छे बदलाव नजर आएंगे और दिल्ली में काम बहुत अच्छे चल रहे हैं। यमुना के किनारे जो है आप देखेंगे कि यमुना के पूरे किनारे बढ़िया कर दिए गए हैं, उसमें बोट चलनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए भी काम किए जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको जो है अच्छा देखने को मिलेगा दिल्ली में। सर, जैसे आप इंटरव्यू के दौरान कह रहे हो, प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली सरकार पूरी तरह से सचेत है, परंतु दिल्ली में एलपीजी की समस्याओं को लेकर सर लोग अपने घर में खुद ही लकड़ियों को, चूल्हा वगैरह जला के, जिससे प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। वहीं सर जो मजदूर आए हुए थे बाहर गाँवों से, वो भी पलायन होते चले जा रहे हैं क्षेत्र छोटे से। क्या कारण है, दिल्ली सरकार कहाँ फेलियर साबित हो रही है इन चीजों को लेकर सर? नहीं सर, देखिए, फेलियर कहीं पर भी दिल्ली सरकार नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं कि जितने लोग भी लीगल तरीके से, जिनके पास गैस के नंबर हैं, वो बुकिंग करते हैं और विदिन अगले दिन गैस आ जाती है।
तो मेरे बहुत सारे लोग और जानकार लोग हैं, आप भी अगर कंफर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई क्राइसिस गैस का नहीं है। क्राइसिस कहां आया? जहां भ्रष्टाचार था, जहां कमी थी, जो एजेंसियां जो है सप्लाई करती थी। अब आप ऐसे लगाइए कि जो रेडी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, ये लोग क्या करते थे कि इन लोगों के पास नंबर नहीं है, ये लोग जो एजेंसियां हैं वहां से सिलेंडर, जो सिलेंडर 913 रुपए का आता है वो 1000 रुपए या 1200 रुपए में ब्लैक में ये ले लेते थे और छोटे सिलेंडर भी भरवा लेते थे। तो क्योंकि सरकार ने सख्ती कर दी कि भाई जो उपभोक्ता है जिसने नंबर ले रखा उसके पास प्रॉपर पहुंचे पहले, तो इस वजह से इन लोगों को वो मिलना बंद हो गई। तो ये क्राइसिस उन लोगों के पास आया, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी ठीक होने लगा है। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि ये 2 कॉलोनियां यहाँ मंडावली, पड़पड़गंज विधानसभा में मंडावली और चंदर विहार जो 2 कॉलोनियां हैं, इनमें आईजीएल की लाइन डल गई। लगभग 1000 से ज्यादा घरों में कनेक्शन हो गए, आईजीएल की लाइन शुरू हो गई। तो अब आप देखिए ना कि किस तेजी के साथ काम कर रही है सरकार। ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, कोई समस्या नहीं। यहाँ कहां लकड़ी जलाते हुए दिल्ली में? मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कोई लकड़ी जला रहा है, चूल्हा जला रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, अगर किसी के पास जरूरत है तो वो इंडक्शन चूल्हा भी लेके आ जाता है, उस पर बिजली से बनाया जा सकता है। मेरे ऑफिस यहाँ पे इंडक्शन रखा हुआ, उसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं, हमारा ऑफिस है तो चाय वगैरह बनाते हैं, उसको यूज कर लेते हैं हम। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं किया जा सकता। थोड़ी बहुत समस्या जरूर है, वो आप देख रहे हैं कि विश्व में जो ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है और जो उन्होंने जो हॉर्मुज जो बंद किया हुआ है, तो उसके कारण से क्राइसिस है थोड़ा बहुत, वो सरकार उसको मैनेज कर रही है। आप देखो पूरे वर्ल्ड में हर देश के अंदर महंगाई बढ़ गई, लेकिन हमारे देश में तो फिर भी कंट्रोल में है। हमारी अच्छी सरकार है, इस वजह से कंट्रोल में है। तो कोई क्राइसिस इस प्रकार का नहीं है। ये तो कुछ विपक्षियों का फैलाया हुआ भ्रम है कि लोगों में जो किस प्रकार से गलत तरीके से इस मैसेज को फैलाया जा सके, लेकिन जो पब्लिक है उसको मालूम है समस्या की कहां है। समस्या रेडी पटरी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले जो दुकानें छोटी मोटी लगाते हैं, वो ब्लैक में सिलेंडर खरीदते थे, उनके लिए समस्या पैदा हो गई है क्योंकि उनको नहीं मिल पा रहा। लेकिन जिनको लीगल तरीके से इनके नंबर हैं, कनेक्शन है, उनको बुकिंग पे आराम से मिल रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज थे, वो अब रिटायरमेंट हुए, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी से संबंधित थे, बांग्लादेश के थे। और वहीं दूसरी ओर रुक कर लेते तो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो भी बांग्लादेशी थे। क्या इनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी एक्शन लेंगे आने वाले टाइम में? देखिए, अभी पीछे भी जैसे मैंने आपको बोला ना कि भारत में रहने वाले जो भारतीय हैं उनका अधिकार किस प्रकार से छीना जा रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत बड़ी जिम्मेदार है। 1947 से जब से देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से इन्होंने जो शिक्षा मंत्री बनाए वो ज्यादातर मुस्लिम रहे, और उसके बाद इन्होंने ज्यादातर बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, उनके लिए पूरे बॉर्डर खोल के रखे हुए थे। कितने ही करोड़ों लोग जो है हमारे देश में आके बस गए, उन्होंने यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट बनवा लिए और सरकारी पदों पर वो विराजमान हो गए। तो उससे भारतीय लोगों का, भारत में रहने वाले लोगों का अधिकार छीना गया। तो इसके लिए कांग्रेस बहुत बड़ी जिम्मेदार है और केंद्र सरकार को और मोदी जी को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ढूंढना चाहिए इनको। जैसे आपने बताया कि पश्चिम बंगाल में एक जज और एक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो मिले हैं, अभी तो शायद अगर ममता जी की सरकार वहां चली जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आती है तो शायद और पता चले कि कितने लोग ऐसे पदों पर विराजमान हैं और जो सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। तो ये जांच होनी चाहिए और जांच होकर के ऐसे लोगों को देश से वापस उनके देश भेजना चाहिए, उनसे सारी जो भी सुविधाएं हैं वो उनसे वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस देश में रहने वाले लोगों का अधिकार है ऐसे पदों पर जाने का। तो ये तो बहुत ही गलत हुआ है और बड़ा ही निंदनीय है और इन पे सख्त एक्शन होना चाहिए। और ये जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ऐसी बातें खुल के सामने भी आ रही है। अगर पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है सर वहां पे? देखिए, पश्चिम बंगाल जो है ना इस प्रकार का राज्य होता था कि वहां पे लोग नौकरी करने जाते थे, आज वहां से पलायन होता है, आज वहां से आते हैं। अब हमने कई बार देखा होगा, आपने अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू देखा है, अमिताभ बच्चन जी ने सबसे पहले शुरुआत कोलकाता से करी। वो इलाहाबाद से कोलकाता गए थे और कोलकाता में ही उन्होंने वहां नौकरी की थी और उसके बाद वो फिर फिल्म इंडस्ट्रीज में गए। तो कोलकाता जो है और पश्चिम बंगाल जो है वो एक विकसित राज्य होता था और वहां पर लोग जॉब करने जाते थे और पहले राजधानी होता था देश की। और इसको पहले 30 साल वामपंथियों ने राज किया और उसके बाद जो है अब ममता ने 15 साल राज किया। इन्होंने पश्चिम बंगाल को बर्बाद करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी तो सबसे पहले इस राज्य की जो
स्थिति थी उसको बहाल करने की कोशिश होगी, वहां के लोगों की सुख सुविधाएं और उसका स्टेटस सुधारा जाएगा। जो लोग वहां पर आकर के बस गए हैं बाहर से, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और जो वहां के वासिंदे हैं उनको अधिकार ज्यादा से ज्यादा मिल सकें और ये राज्य पुनः उसी स्थिति में आ सके। भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से उस पर काम करेगी। जिस तरह से ममता बनर्जी वहाँ काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी कहा जाए या ममता भानू कहा जाए, उनको क्या कहेंगे इसको लेकर कैलाश जी? नहीं, बिल्कुल देखिए, उनका जो हमेशा जो हमने देखा है कि उनका तो रहा ही एक पक्ष के लिए है। कभी उन्होंने सनातन को या हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दिया है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में जो है हिंदुओं की स्थिति बड़ी बदतर होती गई है और कई इलाके तो अगर आप वहां पे देखेंगे, कई मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां से हिंदू पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। तो वो जरूरी है कि उस चीज को, संतुलन को देखना उस राज्य के, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर वहां बनती है तो ये जरूर देखा जाएगा। बिल्कुल परिवर्तन होगा जी। सर, वो जो फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, जो ऑफिस में लेबर काम करते हैं, हेल्पर्स काम करते हैं, उनकी कमी से क्या लगता है दिल्ली का विकास थमेगा आने वाले टाइम में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको बताऊं कि ये जो मौसम है ना, इस मौसम में तो मोस्टली मजदूर वगैरह गांव चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, फसल कटाई वटाई का भी होता है इस मौसम में, या बुआई का भी होता है, तो वो इस मौसम में चले जाते हैं। इशू ये नहीं है कि भाई इस चीज की कोई कमी हो रही है। तो प्रॉपर जो है गैस जो भी है प्रॉपर मिल रही है, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि कुछ एक स्थानों पे है थोड़ा बहुत, बाकियों में ज्यादा नहीं है। तो वो उन लोगों ने दूसरी चीजें यूज करनी केरोसिन यूज करना शुरू कर दिया। मैंने देखा है कई जो ढाबे वाले हैं, उन्होंने वो केरोसिन वाले चूल्हे, वो स्टोव लाके रख लिया, उनमें वो बनाना शुरू कर दिया है। तो कोई अल्टरनेटर ले रहे हैं, कई लोगों ने इंडक्शन चूल्हा लेकर के उसमें बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि पलायन हो रहा है या ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठ फैलाया जा रहा है ज्यादातर। कैलाश सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को बताएं, जिस तरह से विश्व युद्ध चल रहा है सर, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जो लड़ाइयां चल रही है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसका शांति दूत बना। हिंदुस्तान भी बन सकता था, पाकिस्तानी क्यों? जो वहां से आते हैं वो वहां के पाकिस्तान के होटल्स वगैरह में रहते हैं, जो मेहमान आए उनको चुकाने के लिए पाकिस्तान वालों के पास पैसा तक नहीं है। इसको लेके भी क्या कहेंगे, ये भी बता दीजिए दर्शकों। देखिए, वैसे तो ये तो अलग विषय है, देश से हटकर के विषय है, इस पे मैं क्या बोलूं। पर मैं, लेकिन जो मुझे जो लगता है, मैं अपनी बात बोलता हूं, सरकार की तो मैं नहीं कह सकता। देखिए, हमारे देश को या हमारे प्रधानमंत्री जी को या हमें आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज में पढ़ने की। पाकिस्तान जो है ना, वो सिर्फ अमेरिका के कहने में चल रहा है। अमेरिका उसको जैसे बोलता है, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाता है, बैठ जाओ, बैठ जाता है। तो वो अमेरिका जिसने ये युद्ध शुरू किया और वो इस युद्ध में फंस गया, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि भाई ईरान के पास इतनी ताकत निकल आएगी। उसको ये पता था कि 4 या 5 दिन के अंदर हम इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, या जितना हमला करेंगे और उसका रिटर्न में जो है कोई रिप्लाई नहीं देगा ईरान। हाँ, लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से रिटेलिएट किया और उसने जो है अमेरिका को जिस प्रकार जवाब दिया, उससे अमेरिका को ये लगा कि भाई ये तो बहुत लंबा मामला खिंच सकता है, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो उसने क्या किया, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, और उन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ा दिया अपने, मैं तो कहूंगा चमचे, वो चमचे हैं और वो है भिखारी, उन्हें चाहिए पैसा। अब उन्हें पैसा चाहिए तो उनको तो कहीं ना कहीं तो दौड़ना पड़ेगा ना, तो वो दौड़े। लेकिन आपने स्थिति देखी ना, क्या हुआ कि ना ईरान तैयार, ना अमेरिका तैयार। मध्यस्थता किस प्रकार होती है? मध्यस्थता इस प्रकार होती है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बात आप मानेंगे, मेरी बात दोनों पक्ष मानेंगे और मैं दोनों पक्षों को इस चीज पे राजी कर लूंगा। भारत कभी भी जब तक कि पूरे तरीके से आश्वस्त ना हो जाए ऐसी चीजों में नहीं पड़ता। भारत अगर मध्यस्थता करेगा तो वो इस प्रकार की करेगा कि ये क्राइसिस खत्म ही हो जाए। इस प्रकार नहीं करेगा कि पाकिस्तान की तरीके से कि पहले वो आने के बाद आपने स्थिति देखी क्या हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। ना उनको, ना अमेरिका को सही बताया गया कि उन्होंने क्या बोला, ना अमेरिका की बात उनको सही बताई गई कि क्या बोला। दोनों पक्षों को जो है भ्रम में रखा गया और भ्रम में रखने की पर बातचीत में उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दोबारा में भी ऐसा ही हुआ, दोबारा में भी बार बार इसी चीज को फैला रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ईरान आया ही नहीं वहां पर। ईरान नहीं आया। तो ये किस प्रकार की मध्यस्थता?
और जो होटल से उसके बिल भी नहीं चुका पा रहे सर। नहीं है ही नहीं सर, वो एक ऐसा देश वो सिर्फ अपने देश की जनता का ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए। आपने देखा नहीं वहां पे क्या स्थिति है, 800-800 रुपए किलो तो सब्जियां हो गई हैं वहां पर। महंगाई किस प्रकार जा रही है, वहां के लोग बेचारे त्राही त्राही कर रहे हैं। वो पूरा जब ये बैठक होती है तो वो सारा सील कर देते हैं, वो लोग परेशान हैं, उनकी दुकानें बंद हैं, होटल वगैरह ज्यादातर सब बंद हैं। तो वहां पर इतना दिक्कत है और उसको ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की चीज कर रहे हैं कि ताकि जनता को ये लगे कि भाई हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन वो कहीं ना कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, वो ईरान को भी धोखा दे रहे हैं और वो अमेरिका को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये सच्चे लोग हैं ही नहीं, ये धोखेबाज लोग हैं। इनको सिर्फ अपना फायदा चाहिए, इनको कैसे ये देख रहे हैं प्लान की कैसे हम कहां से पैसा मांग सकते हैं, तो ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कोई मध्यस्थता ये नहीं कर रहे और ईमानदारी से मध्यस्थता नहीं हो रही है ये। बिल्कुल। लेकिन सर वहाँ के जो पाकिस्तान मदरसे में सिखाया जाता है बच्चों को कि कश्मीर हमारा है और लेके रहेंगे, इस तरह की जो फीडबैक चलती रहती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब तो आप 2012 के बाद से 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि पहले ऐसी आवाजें जरूर आती थी, लेकिन अब तो आवाज नहीं। अब तो हमारे कश्मीरी लोग खुद नहीं जाना चाहते। अब तो जो उधर के कश्मीर के लोग हैं वो चाहते हैं कि कैसे हम भारत के पास आ जाएं, भारत हमें छीन ले फटाफट से। तो अब वहां की ऐसी कोई आवाज नहीं है। और अब तो ये छोड़ दो, जिस दिन भारत ने अगर अपना रूप दिखाया ना तो शायद लाहौर वगैरह सब हम ले लेंगे उनसे, और कश्मीर तो भूल जाओ कि वो कश्मीर कभी ले पाएंगे, बल्कि जो कश्मीर उनके पास है हमारा कब्जे में वो भी हम वापस ले लेंगे उनसे। और ज्यादा समय वो रख भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो ठीक से ना खिला पाते ना वहां। आपने देखा उस कश्मीर की कितनी बदहाल स्थिति हो रखी है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि स्थिति बिल्कुल उलट होगी। ये तो सब कहने की बात है, वो तो सिखाते हैं सिर्फ क्योंकि वो भारत के नाम पे और कश्मीर के नाम पर ही राजनीति करते हैं और उसी से वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो वो तो इस प्रकार की चीजों को फैलाएंगे ना। लेकिन हम लोग तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, जो हमारे कश्मीरी नागरिक हैं, जो कश्मीर के हमारे बासिंदे हैं, उनकी सुख सुविधाओं के लिए उनको अच्छी फैसिलिटी दे पाए हम लोग, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और वो संतुष्ट हो रहे हैं अब हमसे। अब आपने देखा कितना अच्छा टूरिज्म वहां पे चल रहा है, कितना अच्छा टूरिज्म जा रहा है और वो लोग खुद अपील कर रहे हैं कि आप आइए, हम कैसे आपकी देखभाल करेंगे। और अभी भारतीय क्रिकेट टीम में और खेल कूदों में और कई चीजों में, मीडिया में, हाउसों में कश्मीरी लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आ रहे हैं, वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। अब उनको भी गर्व महसूस होता है कि हाँ हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो बदलाव है कश्मीर के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव होना भी चाहिए सर। बस एक क्वेश्चन रह गया सर मेरा आपसे, मैं आपसे जानूंगा सर, ईरान और हिंदुस्तान की इतनी अच्छी याराना था, इतनी अच्छी दोस्ती थी, कहाँ खटास पड़ गया सर? सर कहीं खटास नहीं पड़ा। देखिए क्या होता है, भारत अपने हितों को ध्यान में रखता है, खटास कहीं भी नहीं है। जहां हमें लगता है कि ईरान हमें सस्ता तेल दे रहा है, हम ईरान से लेते हैं। हमें लगता है रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है, हम रूस से लेते हैं। हमें लगता है अमेरिका हमें सस्ता दे रहा है, हम अमेरिका से लेते हैं। हमें लगता है कि यूएई हमें सस्ता दे रहा है, हम यूएई से लेते हैं। तो जहां हमारा हित जुड़ा हुआ है वहां हम करते हैं। इसी प्रकार से ये सभी देश, हम इनसे तेल लेते हैं तो ये सभी देश भी हमसे आटा, दाल, चावल, चीनी, फलों की सप्लाई होती है, तो हम लोग भी इनको देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशन पूरे वर्ल्ड में हर देश के साथ हमारे रिलेशन किसी के साथ बिगड़े नहीं हुआ। भारत तो जो है वो वासुदेव कुटुंबकम वाली बात करता है हमेशा कि ये पूरा विश्व जो है वो एक परिवार की तरह होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि भाई युद्ध से कोई समाधान नहीं है, हम लोग साथ बैठें, जो हमारी समस्याएं हैं उनको आपस में सुलझाएं और एक दूसरे का सहयोग करें जिससे ये विश्व आगे बढ़े। तो हमारा रिलेशन ईरान के साथ बिल्कुल खराब नहीं। आपने देखा कि हमारे जहाजों को ईरान छोड़ रहा है, कभी ईरान ने नहीं कहा कि हाँ हमारे रिलेशन खराब है। तो हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, रशिया के साथ हमारे हैं, यूरोपियन कंट्री के साथ हमारे हैं और गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे हैं, सबके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। मोदी जी महिला आरक्षण लेकर आए हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो रही है। क्या कमी है? कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मिला, उन्होंने बोला 2023 में जो महिला आरक्षण का बिल आया था वो पास होना चाहिए था, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने लगभग देश में 60 से 65 वर्ष राज किया और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर कांग्रेस सच्ची होती
या महिलाओं के लिए उसके मन में कोई भी भावना होती बराबरी की, तो शायद ये महिलाओं के लिए बहुत पहले बिल आ चुका होता और पास हो चुका होता। दूसरा, आपने जो कहा कि 2023 में ये बिल पास हुआ था, 2023 में पास हुआ था, लेकिन 2023 से 2032 में जाके इसको लागू करने की बात हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार इसको अभी 2029 के चुनाव में ही लागू करना चाहती थी। दूसरा यह है कि जिस राज्य में जनसंख्या बढ़ गई है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण सीटों का बढ़ना भी लगभग है, और सीट बढ़ेगी तो उतनी भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी। तो इनके मन में महिलाओं के प्रति भावना है ही नहीं कि महिलाओं के लिए बिल आए और महिलाएं आगे बढ़ें और ये देश में बराबरी का अधिकार पा सकें। तो इसी वजह से इन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ चाहती थी कि महिलाएं बराबरी पर आए, महिलाओं को जो है देश में उचित स्थान मिले, और इसलिए वो चाहती थी कि ये बिल पास हो। जी सर, आपसे भी जाने, कांग्रेस क्या महिला विरोधी पार्टी है? बिल्कुल महिला विरोधी पार्टी है, क्योंकि जिस पार्टी ने महिलाओं के लिए समर्थन नहीं किया तो उसको क्या बोलेंगे, और जिस पार्टी ने पिछले लगभग 60-65 वर्षों राज करने के बाद भी महिलाओं के लिए ऐसा बिल नहीं ला पाए तो उसको क्या कहेंगे, महिला विरोधी कहेंगे। कुछ कार्यकर्ता तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, अगर ये भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण बिल लेके आई है महिलाओं के लिए, अगर इतना ही महिलाओं से उनके लिए लगाव है तो किसी तरह ममता जी को किस तरह से बयानबाजी की बातें करते हो। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी जो वहाँ की सीएम है, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस तरह की टिप्पणी वगैरह की जा रही है। नहीं, देखिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, बल्कि विपक्ष द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है अभद्र भाषा का। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी बोल दे रहे हैं। ऐसी भाषा कोई इस्तेमाल करता है क्या? इतने बड़े देश का, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, और उनको कांग्रेस के जो हैं अध्यक्ष वो आतंकवादी बोल रहे हैं। और राहुल गांधी किस प्रकार से, प्रधानमंत्री जी की उम्र देखिए ना आप, कितनी उम्र है उनकी, और राहुल गांधी किस तरीके से संबोधित करते हैं आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता जो है ना ठीक नहीं है। ये लोग जो है घोर निराशा में घुस गए हैं, क्योंकि जब से मोदी जी ने देश में शासन किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और लगातार अच्छे काम हो रहे हैं और देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, लोगों का विकास हो रहा है, तो इन लोगों को जो है वो जो है बहुत टीस मच रही है, और सत्ता इनके हाथ में नहीं आ रही। इस वजह से ये लोग बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। मैंने देखा सर, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी को मारा पीटा गया है सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार का शासन है। वहां पर जो है, आपने पिछले चुनाव भी देखे होंगे, कितना रक्त बहा है, कितने बम फट जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, दंगे हो जाते हैं, बूथ कैप्चरिंग पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से वहां पे फेयर चुनाव हो, पूरा निष्पक्ष चुनाव हो, इस वजह से सरकार ने वहां पे पूरी कोशिश की है, केंद्र सरकार ने और चुनाव आयोग ने, और वहां पे सेना को लगा करके चुनाव कराने की जो प्रक्रिया इस बार बहुत अच्छी हुई है। और दूसरा, जैसा आपने देखा कि कई उसमें दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन मुस्लिम बहुल इलाकों में और कुछ ऐसे इलाकों में जहां उनके साथ मारपीट भी की गई है, तो ये कितना निंदनीय है। आप ये देखिए ना, किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार अराजक लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। ये तो बहुत ही निंदनीय है, और जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आ रही है, और वो साबित हो रहा है बिल्कुल कि किस प्रकार से जो है पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। कुछ बांग्लादेशी को वहां से खदेड़ा जाएगा सर आने वाले टाइम में? नहीं, जो बिल्कुल जो बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर से आकर के वहां बस गए हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर खदेड़ा जाएगा, क्योंकि देश के अंदर अगर कई करोड़ लोग इस प्रकार के हैं जो 2002 से या 2010 से लेकर अभी तक जो है देश में आ गए हैं, रोहिंग्या हो गए या बांग्लादेशी हो गए, वो यहाँ आके बस गए, उन्होंने आधार कार्ड तक बनवा लिए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, उन लोगों को तो जरूर बाहर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं उनका अधिकार छीन लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जरूर बाहर करना चाहिए। वही दूसरी ओर बात करते हैं सर अनुराग ठाकुर की और मनोज तिवारी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे दिल्ली प्रदेश के। सर, कहीं ना कहीं उन्हें मछली खाते हुए दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह की बातें दिखाई जा रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये किसी तरह का मिथ है, क्या है, कुछ बताएंगे सर? देखिए, बिल्कुल ये फेक खबर है, और जो ये दिखाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं एआई से जनरेटेड चीज है। मैं आपको बता दूं कि मैं मनोज तिवारी जी को तो पर्सनली जानता हूं, क्योंकि जब मैं दिल्ली में पहला टर्म मेरा चल रहा था अध्यक्ष का, मंडल अध्यक्ष का, तो उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था, और उस क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरा लगातार उनके साथ, उस समय वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, हमारा बैठना होता था साथ में, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन कई बार हम लोगों ने साथ बैठ करके किया, और वो प्योर वेजिटेरियन है।
मैंने उनको कभी देखा नहीं इस प्रकार के खाते हुए। जैसे मैं वेजिटेरियन हूं, हम लोग नहीं लेते किसी प्रकार का मांस, ऐसे वो वेजिटेरियन है। तो ये बिल्कुल झूठ फैलाया गया है और ये जो सोशल मीडिया पे इस प्रकार की जो पोस्ट डाली जा रही है, ये बदनाम करने के लिए डाली जा रही है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को देखिए, प्रधानमंत्री इतनी उम्र के हैं लेकिन उनको किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है गलत तरीके से। ऐसे ही मनोज तिवारी जी को भी इस प्रकार से बदनाम, योगी जी को भी किया गया है। तो ये जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी लीडरशिप जो कि एक संत लीडरशिप है, अच्छी लीडरशिप है, उसको बदनाम करना चाहते हैं कि देश की जनता में उनके प्रति गलत भावना आए, जिससे कि वो किसी प्रकार से उनको हरा पाए। तो ये इस प्रकार की बहुत ही गंदी राजनीति, जिसको कहते हैं ना गंदी, पहले एक राजनीति का एक अच्छा स्तर होता था, जो नेता विपक्ष के हों या पक्ष के हों, उनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति सम्मान होता था। आज तो ये ऐसी दुर्भावना पैदा हो गई कि ये लोग काम नहीं करना चाहते जनता के लिए, सिर्फ ये अपनी जेबें भरने के लिए और कैसे इनकी सत्ता आए उसको प्राप्त करने के लिए इनको दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, कितना भी नीचे गिर जाना पड़े, वो गिरने को तैयार हैं ये लोग। लेकिन देश की जनता सब कुछ देख रही है और देश की जनता इसका जवाब इनको जरूर देगी, क्योंकि सच्चा और अच्छा इंसान जो होता है ना, वो सच्चा और अच्छा रहता है, उसको भगवान भी देखता है और उसको हर इंसान पहचान लेता है। तो सर जो योगी बाबा जी का दिखा रहे हैं सर, वो भी आपको क्या लगता है पूरी तरह से फेक है? हाँ बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फेक दिखा रहे हैं ये सब। ये सोशल मीडिया जो सोशल मीडिया पे आजकल एआई से जनरेटेड पिक्चर्स चल रही है ना, उनको ऐड करके या एडिट करके बना करके इस प्रकार की चीजें दिखा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सीधे हैं, या मुख्यमंत्री यूपी के बहुत सीधे हैं कि वो ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रहे, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत प्रचार करे या गलत तरीके से किसी को बदनाम करे, उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि आगे से इस प्रकार की कोई घृणित घटना ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी आपने समय निकाल के हमसे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।